जमहूरियत खतरे में, जो मौजूदा दस्तूर है, आइन है, संविधान है, वो खतरे में। फासिज्म जिसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की जबान में, वो फासिज्म के तमाम सिम्टम्स बहुत साफ साफ आज दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको अपने अंदर की भी जो कमजोरियां हैं, अपने अंदर में जो मजदूर है, गरीब है, उसको, जो पसमानदा है उनको, जो पसमानदा में भी दलित है, मुसलमान है, ठंगी है, मैं बराबर बोलते रहा हूं पार्लियामेंट में। अभी 4 आदमी जो मारा गया यहाँ गुड़गांव के पास गटर में गिर करके, 2500 लोग इनके मोदी जी के शासनकाल के दरमियान पिछले 2-2.5 साल में 2500 लोग पार्लियामेंट में गिर करके मरे। वो यहाँ भले कोई मुसलमान नहीं, लेकिन उसमें अगर हिंदू हलखोर है तो उसमें मुसलमान का हलालखोर भी है। जहरीली गैस निकलती है। हमारे संविधान ने उसको गैर कानूनी घोषित किया हुआ है, लेकिन हमारे लोग भी हैं, और ब्रिटिश पीरियड में भी उनको हिंदू और मुस्लिम को, दलित को, उसमें कोई तफरका नहीं किया गया था। अगर रेल में नौकरी मिलती थी तो हलालखोर को भी मिलती थी और हिंदू हलखोर को भी। हिंदू धोबी को भी जहां मिलता था तो हिंदू मुसलमान धोबी को भी वो नौकरी मिलती थी, एक रिजर्वेशन के साथ। आप जानते हैं शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भारत का संविधान बनने के समय से नहीं है। शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, और यही वजह था जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि थोड़ा सा कहते हैं कि उनका दिल ब्रिटिशर्स की तरफ था। तो उन्होंने समझा था और समझते हुए उनके लिए ईयर मार्क किया था, उनको आइडेंटिफाई किया था, ब्रिटिशर्स ने भी आइडेंटिफाई किया, और उसके फायदे मुस्लिम जो दलित हैं उनको भी मिल रहा। तो आप ये भी जानते हैं कि एक दिन यहाँ मदर टेरेसा जो एक बाइस लेडी है, और कहा जाता है कि उनको संत की उपाधि मिली, और पिछले 100 साल में अगर सब हिंदू और मुसलमान और ईसाई और सिख उसमें, और जिनको हम लोगों ने जिंदा जावेद देखा हुआ है इस पीढ़ी ने जो यहाँ बैठे हुए हैं नौजवान भी, तो उतनी उस तरह से नामवर कहिए या कि वो औरत एक दिन, हमको याद है कि एक दिन दिल्ली में गांधी जी के समाधि पर, राजघाट पर, वो एक दिन उपवास पर बैठी थी इस बात के लिए कि ईसाई मजहब के अंदर भी दलित है और उनको दलित का स्टेटस मिलना चाहिए। सच पूछिए तो मैं उन दिनों सहाफी हुआ करता था, मेरे दिमाग में वहीं से ये बात स्पार्क करती है कि उनके यहाँ भी दलित है, और एक समझ लीजिए कि उनके जीवन का कितना रिजर्वेशन का जो सवाल है, दलित आइडेंटिटी का जो सवाल है, सबसे समझिए कि हाईली पॉलिटिकल, हाईली बल्कि कहिए कि एक जुबान में इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील एक सवाल, तो उस सवाल को भी एकदम खांटी मजहबी एक लेडी ने उस सवाल के लिए, हालांकि उसके लिए उसी समय हमको याद है कि आरएसएस के लोगों ने इतनी गालियां, संत थी, उसने माफी भी मांगी। ये लोग होते हैं अपना विचार भी करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि किसी को हमारी बात से सदमा हुआ है तो हम माफी मांगे, लेकिन अपने बात पर वो कायम थी। तो इन चीजों ने हमारे जैसे आदमी को, एक सहाफी होने के नाते, एक जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से, एक स्ट्रगल के बैकग्राउंड से आने वाले, एक गरीब परिवार के बैकग्राउंड से आने के चलते हमने शिद्दत से महसूस किया। मैं बताऊं, मैं वहां जर्नलिस्ट था और एक एमएलए फ्लैट में मैं रहता था, और वहां पर एक दिन मिलाद था एक धोबी के यहाँ, मुस्लिम धोबी के, उसकी औरत
हम आकर के हमारी औरत को, उसका मर्द आकर के हमको कह रहा था कि मिलाद में चलिए। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे उस समय, वो सब कहे कि चले गए। हम लोग गए उसके झोपड़ी में, उसकी दुकान थी गैरेज में, वो एक किसी एमएलए ने उसको गैरेज किया। मैं जब गया तो हमको कहाँ बैठाए, स्टूल खोज रहा था, कुर्सी नहीं है, स्टूल खोज रहा था। और उसकी आंखें, बाप बेटे की आंखें डबडबा गई थी, उसकी बूढ़ी माँ की आंखें डबडबा गई थी। और मैं उस समय कुछ नहीं था, मैं एक अदना सा एक सहाफी था, मैं मुसलमान हूं। लेकिन हमने देखा नजर दौड़ा करके कि उस एमएलए फ्लैट के इलाके में बहुत सारे मुस्लिम दोहबी वासन में रहते हैं। पटना में तो बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, लेकिन उसके यहाँ सिर्फ मुस्लिम धोबी लोग आए। तो हमको इस बात को समझना होगा। और हमको याद आया, मैंने कहा मैं कोई आलिम नहीं हूं और हम अरबी वगैरह से एक तरह से कहिए नावल है तालीम से, फिर भी हमको इतना मालूम है कि हजरत उमर ने क्या फरमाया है। आप ये लोगों के, आप जैसे आलिमों के जुबानी हमने सुनी और सुनी है कि हजरत उमर क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि दुनिया की नजर में जो सबसे गया गुजरा है, कमजोर है, वो रहे, लेकिन असल जो ताकत है उसी में है। और इसलिए वो उसमें है कि उसको जो हकूक है, उसके जो अख्तियार हैं, इंसानी अख्तियार छोड़ दीजिए संवैधानिक अख्तियार, वो तो है नहीं, वो जब तक उसको नहीं मिलता तब तक वो सबसे मजबूत है। और इसीलिए मैंने इस रास्ते को चुना था और आज भी उस रास्ते पर हम कायम हैं। और हम समझते हैं कि हम बहुत जानकारी नहीं है, और हम सब, इसीलिए हमने कहा, जब हमने काम शुरू किया तो हमने, हमारे दिमाग में था 4-5M। एक पहला चीज मसावात, M मसावात, दूसरा मदद, तीसरी बात मशविरा। हमको उसको कहीं ढील ढाल है तो हमको उसको ठीक करना होगा, क्योंकि जो ये मसावात है हमारे रीढ़ की हड्डी है, वो अगर ठीक नहीं है, क्या और कितना वक्त है, तो मैं ये कह रहा था कि जब लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो हमको अपने घर को भी ठीक ठाक करना होगा। और दूसरे भी जो दलित, जो हिंदू भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, उनके बीच और हमारे बीच एक कुदरती तौर पर, या जो भी कहिए, एक रिश्ता है, एक, और वो दर्द का रिश्ता है। उनसे हमको जोड़ना पड़ेगा। वो जोड़ेगा जो वही इस ताकत का मुकाबला करेगा, ये हमारा मानना है। अब रही बात अभी जो मौजूदा हालात, उनके बारे में शायद आप लोग कुछ जानना चाहते हैं। बहुत ही डरावना और खौफनाक है। आज कल आपने सुना कि बिहार, जहां से ये उम्मीद थी कि ये अल्टरनेटिव दे सकता है, इसने 2015 में मोदी जी को शिकस्त दी है, वो कैसे बदल रही चीजें, धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। लेकिन अचानक ऐसा होगा, हमारे जैसे लोगों को भी वहां रहते हुए भी ये गुमान नहीं था, ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी वो हो गया। कल सुनिएगा कि कोई चौटाला जेल से बाहर आने के लिए, चौटाला साहब और उनका परिवार, वो भी एनडीए का पार्ट हो गया। आपने देखा जिस तमिलनाडु में जयललिता के मरने के बाद जिस पार्टी को बीजेपी ने तोड़ दिया, 2 टुकड़े में कर दिया, आज वो सब हम लोग पार्लियामेंट में देख रहे हैं, उनकी तरफ माइल है, उनकी तरफ उनका ओरिएंटेशन है। और अल्टीमेटली उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम कहा, हम रहेंगे एनडीए में। तो ये सारी चीजें हो रही है, और हम कहेंगे कि हम लोगों को कहना चाहिए, हाँ ये बात सही है कि 5% लोग बाहर से आए हुए हैं हम लोगों से, लेकिन 95
90% लोग यहीं के हम लोग हैं, यहाँ के हम ओरिजिनल लोग हैं, मूल निवासी यहाँ के हैं। और हम इसलिए कहते हैं कि माइनॉरिटी सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए कि हम अकलियत माइनॉरिटी अल्पसंख्यक रखते हैं, ये एक एहसास कमतरी का भी बायस बनता है। हम लोग फिर बहुत जोश में आते हैं तो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। हम ये कहते हैं कि उसका भी समय गया, किसी समय तक काम चल सकता था। अब ये कहने की जरूरत है कि वी आर इन मेजॉरिटी, हम लोग अक्सरियत के लोग, हम अकलियत के लोग। अगर हिंदू दलित भाई, अगर हिंदू ओबीसी के लोग, अति पिछड़े लोग, मुसलमान के लोगों को, तो ये अगुवाई करके हमसे पहले सिखों ने, सबसे पहले सिखों में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1950 में जब ये अमेंडमेंट हो रहा था कि मुसलमानों में दलित नहीं हो सकते थे, ईसाइयों में नहीं हो सकते थे, जब संविधान में आर्टिकल 341 में नहीं है, 1950 में ये हुआ। उस समय जो हमारे लीडरान थे, मरहूम, उनकी कोई मैं तनकीद नहीं करता, उनकी नियत पर मैं नहीं जाता, लेकिन जाने अनजाने गलती हुई, लेकिन सिखों ने उसमें आवाज उठाई थी कि हमारे यहाँ भी, हम आपको समझने के लिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बूटा सिंह है, हमारे यहाँ भी ज्ञानी जैल सिंह है, वो कहा था। तब बाद में जाकर के सिखों को उसमें शामिल किया गया, ऑर्डिनेंस निकाल कर। बीपी सिंह की सरकार आई तो बुद्धिस्ट को नौ बौद्ध कह करके शामिल किया गया। मैं कहना चाहता हूं बहुत अदब एहतराम के साथ, हमारे डॉक्टर रतनलाल जी चिंतक हैं, दलितों के नेता हैं, मैंने इनको कहा कि इनसे भी बुलवा लीजिए, उन्होंने कहा कि इनका हम अलग से एक लेक्चर कराएंगे। तो अदब एहतराम के साथ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर इस हिंदुस्तान में जो समझा कि हिंदू धर्म छोड़ करके अगर हम बौद्ध हो जाएंगे तो इस बीमारी से निजात हमको मिल जाएगी। उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने मुसलमान इस्लाम के बारे में भी सोचा, हो सकता है बड़े लोग सोचे होंगे, मेरी कोई इस तरह की कोई उनकी ये नहीं है, लेकिन गच्चा खा गए वो भी इतने बड़े महान आदमी भी, उनके यहाँ भी जो 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 कन्वर्ट हुए थे, जो लोग नीचे के स्टाटा से आए थे, वो कन्वर्ट हुए थे, उनको वो दर्जा नहीं मिला। इसलिए मजहब बदलने से इंसान की सामाजिक स्थिति ये नहीं बदलती है, ये बुनियादी ये तरीका है। तो इस बात का मैं कायल रहा हूं और मैं समझता हूं कि हम लोगों को थोड़ा देर से ही सही हम लोगों को ये समझना चाहिए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आप सवाल जवाब भी करेंगे, वो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी ये सोच ही नहीं, हमारा ईमान भी रहा है। और हम ये कहते रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जिनका सेकुलरिज्म ईमान है,